म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या लोन, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल हो, आप मेरे वीडियोस पर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं या फिर ट्विटर के जरिए भी आप अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो बनाकर आपको आपके सवालों का उत्तर दे सकूं। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज मैं लेकर आया हूं आपके कुछ सवालों के जवाब जो आपने मेरे वीडियोस पर कमेंट करके मुझसे पूछे हैं। तो शुरू करते हैं ये कार्यक्रम और लेते हैं एक एक करके सभी सवाल। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है राहुल दत्ता ने। राहुल दत्ता कोलकाता से हैं और 35 ईयर्स ओल्ड हैं। सवाल है कि उन्हें 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं 20 साल में, तो एक लंबा नज़रिया है। पोर्टफोलियो में स्कीम्स हैं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड जिसमें 4000 की एसआईपी चल रही है, मिरे एसेट मिड कैप फंड में 2000 पर मंथ, एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड में 2000 पर मंथ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 3000 पर मंथ, क्वांट एक्टिव फंड में 3000 पर मंथ और साथ ही एसबीआई फोकस फंड में 1000 पर मंथ की एसआईपी चल रही है। कुल मिलाकर 15000 पर मंथ एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो राहुल जी, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब आप एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं या आपका कोई फाइनेंशियल गोल होता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल, तो हमेशा इन्फ्लेशन को भी फैक्टर इन करना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसों की वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है। और यहाँ पर यदि मैं बात करूँ 20 साल के बाद 2 करोड़ की वैल्यू, यदि मैं 7% का एवरेज एनुअल इन्फ्लेशन यहाँ पर एज्यूम करूँ, तो जो वैल्यू होती है 2 करोड़ की 20 साल के बाद में वो लगभग 51.78 लाख के आसपास हो जाती है, यानी कि 52 लाख से भी कम। यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इतने पैसे काफ़ी नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी मैं एक सिंपल यदि मैथमेटिक्स करूं कि आपको 2 करोड़ रुपीस जुटाने हैं 20 साल में और हम 12% का CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट एज्यूम करें, तो आपको महीने की करीब 22,000, मतलब यहाँ पर अगर कैलकुलेशन के हिसाब से बात करें तो 21,743 रुपीज़ आते हैं, यानी कि करीब 22,000 रुपया 22,000 पर मंथ की एसआईपी करनी चाहिए। और यदि आप 15,000 पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं तो 20 ईयर्स में आपके पास इकट्ठा हो सकते हैं वही 12% के CAGR पर 1.38 करोड़ रुपीज़। और यदि आपको 2 करोड़ रुपीज़ इकट्ठा करने हैं और आप अभी अपने इन्वेस्टमेंट को नहीं बढ़ा सकते, जैसे मैंने कहा कि लगभग 22,000 पर मंथ की एसआईपी होनी चाहिए, कोई बात नहीं है, आप 15,000 पर मंथ की एसआईपी को कंटिन्यू कीजिए, लेकिन साल दर साल इसे 6% से बढ़ाते रहिए। आप इसके लिए स्टेप अप एसआईपी का भी सहारा ले सकते हैं, यानी कि आप पहले से ये तय कर सकते हैं कि हर साल आपका एसआईपी अमाउंट हर स्कीम में 6% से बढ़ेगा। और मैं तो कहूँगा कि यदि 20 साल की बात कर रहे हैं तो हर साल 6% से नहीं बल्कि उससे ज़्यादा से बढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 2 करोड़ रुपए आज के हिसाब से जो 2 करोड़ की आप बात कर रहे हैं वो काफ़ी नहीं रहेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए। इसके लिए जैसा भी हो सके आप समय के साथ अपने निवेश को जितना अधिक से अधिक हो सके बढ़ाते रहिए। जहाँ तक स्कीम्स का सवाल है, आपके पास में अच्छी स्कीम्स हैं और वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, लेकिन आप क्योंकि SBI फोकस्ड इक्विटी फंड में भी 1000 पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं, मेरे हिसाब से उसे आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पहले से ही बहुत सी स्कीम है। तो फोकस फंड की जगह यदि आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में इस 1000 रुपीज़ को ऐड कर दें या फिर क्वांट एक्टिव फंड में भी आप अमाउंट को ऐड कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से ये बेहतर रहेगा। और अब बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है संजय दास ने। संजय जी का कहना है कि वो पिछले 6 से 7 साल से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनका जो कॉर्पस है वो ऑलरेडी करीब 7 लाख रुपया बन चुका है। साथ ही संजय जी ने बताया कि वो मिरे एसेट लार्ज कैप फंड में 2000 पर मंथ, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ में 2000 पर मंथ, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में 1500 पर मंथ, क्वांट टैक्स प्लान में 1500 पर मंथ, कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड में 2000 पर मंथ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1000 पर मंथ और ICICI नेस्डेक 100 फंड में 1000 पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं। साथ ही
2000 पर मंथ पीपीएफ में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें 15 ईयर्स में 60 लाख रुपीस इकट्ठा करने हैं। तो जानना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 15 ईयर्स में आप करीब 93 लाख रुपीस इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि आपने 7 लाख रुपीस ऑलरेडी एक्यूमुलेट कर लिए हैं, और जो साथ में आप एसआईपी कर रहे हैं उन सबको यदि 12% के CAGR के हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो करीब 93 लाख रुपीस यहाँ पर निकल कर आते हैं, और आपका जो लक्ष्य है आप उससे अधिक इकट्ठा कर पा रहे हैं। लेकिन अगेन, जैसा मैंने पहले सवाल के जवाब में भी कहा था कि इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, तो आज की तारीख में भले ही 93 लाख रुपीस काफ़ी लगते हों, लेकिन फ्यूचर में यदि हम 15 साल बाद की बात कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी। और इसके अलावा पीपीएफ में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर यदि मैं जो प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.10%, उसके हिसाब से यदि कैलकुलेट करूं तो ये टोटल अमाउंट करीब करीब 1 करोड़ रुपए हो जाता है, क्योंकि लगभग 6.31 लाख रुपीस पीपीएफ में, और जैसे मैंने कहा था कि 93 लाख करीब आपके हो जाएंगे म्यूचुअल फंड्स में, तो सब मिलाकर 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो आपका जो 60 लाख का टारगेट है उससे अधिक की आप यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं। जहाँ तक फंड्स का सवाल है, सभी फंड्स अच्छे हैं, आप इनमें बने रहिए, और यदि अमाउंट बढ़ाना चाहें तो इन्हीं स्कीम्स में आप टॉपअप कर सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है चंदन सिंह ने। चंदन जी का सवाल यह है कि क्या पीएफ से पैसे विड्रॉ करके इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देना चाहिए यदि 10+ ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन हो। चंदन जी, मैं आपको बता दूं कि हर असेट क्लास की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। यदि आप बात कर रहे हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की, तो यहाँ पर जो लास्ट इंटरेस्ट डिक्लेयर किया था गवर्नमेंट ने वो 8.10% किया था, और उस हिसाब से देखा जाए तो ये इस कैटेगरी में अच्छा इंटरेस्ट माना जा सकता है। और साथ ही यहाँ पर जो रिटर्न्स मिलते हैं, जो इस पर इंटरेस्ट मिलता है, वो एक लिमिट तक टैक्स फ्री होता है। तो मेरा मानना ऐसा है कि जो पीएफ में कंट्रीब्यूशन है उसको आप ऐसे ही रखें, और म्यूचुअल फंड में आप अलग से इन्वेस्टमेंट करें। म्यूचुअल फंड में उतार चढ़ाव का जोखिम भी होता है, जबकि अगर हम बात करें पीएफ की तो यहाँ पर इस तरह का कोई रिस्क नहीं होता है। इसके लिए पीएफ को अलग से रखकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाए तो शायद ये एक अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है वीरू जैन ने। वीरू जैन जानना चाहते हैं कि यदि उन्हें 50 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट करने हों HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में, इसके ICW ऑप्शन वो ले लें तो ये कैसा रहेगा। और वो ये क्वेश्चन उनका है उनके फादर के बिहाफ पर, यानी कि वो अपने फादर के लिए ऐसा करना चाहते हैं जिनकी एज 55 ईयर्स की है, और इसके लिए ताकि उन्हें एक रेगुलर इनकम मिल सके। तो वीरू, मैं आपको बोल दूं कि ये मेरे हिसाब से सही नहीं है कि 50 लाख रुपए आप एक ही स्कीम में इन्वेस्ट करें। और यहाँ पर यदि आप बात कर रहे हैं HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड की, तो क्योंकि इस कैटेगरी में बहुत सारी स्कीम्स हैं और यहाँ पर रिस्क भी सभी स्कीम्स का अलग अलग हो सकता है। यदि हम बात कर रहे हैं HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड की, हालांकि इसकी परफॉर्मेंस पास्ट में स्पेशली कुछ समय से अच्छी रही है, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी दूसरे बैलेंस एडवांटेज फंड के मुकाबले में अधिक है। तो जब रिटर्न्स की बात करते हैं तो स्कीम अच्छी लगती है, लेकिन यदि पोर्टफोलियो को देखें तो यहाँ पर अधिक रिस्क दिखाई देता है। तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो थोड़ा बहुत पैसा इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि आप रेगुलर इनफ्लो पाने के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और वो भी अपने पिताजी के लिए, तो मेरी सलाह तो ये होगी कि आपको पूरे पैसे को इस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके बजाय यदि आप बैलेंस एडवांटेज फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दूसरे फंड्स जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड है, उसमें भी आप थोड़े पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही पूरे पैसे को बैलेंस एडवांटेज फंड में ही करने के बजाय आपको कुछ कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। और साथ ही जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना हो या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम हो, इस तरह की स्कीम्स को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।